दोबारा गिनती 6 मई को होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। उनको कोई भी फॉर्म 46 नहीं मिला है और हमको भी नहीं मिला और किसी भी और कैंडिडेट को नहीं मिला फॉर्म 46, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ये अकाउंटिंग करने के लिए कि फॉर्म 45 के अंदर कितने बैलेट्स आए थे। हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराएँ और जो शवाहिद जमा कराएँ, इसमें 167 फॉर्म 45 जमा कराए हैं जो हमको इलेक्शन कमीशन से मिले हैं, जिस पे किसी भी पोलिंग एजेंट की साइन नहीं है। 166 अगर साइन 67 अगर साइन ना हो तो मेरे ख्याल से एक ये बड़ी बेज़ाब्तगी बनती है। रात 2:30 बजे जब रिजल्ट उनके सामने आ गया, तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उनके हाथ में आ गया, उसके बाद चीखना चलाना शुरू किया है। इंशाल्लाह आप गवाह रहना, 6 तारीख को 9 बजे रिकाउंटिंग है। इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी को होगी, क्योंकि हमारे सामने तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है। हमने अपनी क़यादत पे, हमें अपनी जालों पे, हमें इन्हें 249 के तमाम वोटर्स पे पूरे यकीन है कि इंशाल्लाह इनको एक मरतबा और जो ना जिल्लत उनकी मुकद्दर बन चुकी है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता। उनको 5% वोट जो है वो मिला है। इतने कम वोटों के साथ कोई बंदा असेंबली में आ जाए तो वो फिर एक जाहिर है कि वो तो इलेक्शन जो है वो एक बिल्कुल तमाशा बना है। इन्फ्लेशन जो है वो 1.5 साल की बुलंद सतह पर पहुंची, इसकी रीज़न क्या है, कैसे कंट्रोल? यार ये बेस इफेक्ट है। पिछले साल में इस वक्त इन्फ्लेशन जो थी वो गिर गई थी, तो अभी इतनी इन्फ्लेशन 2% से दिख रही है बट हम इसके ऊपर बहुत प्राइस स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस और इन पर सारे एक्शन ले रहे हैं। आप देखेंगे मैंने को बताऊँगा। पांच रोज के बाद बिलाखिर आज मुस्लिम लीग नून को NA 249 सिमनी इलेक्शन से मुतालिक कामयाबी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की मुखालिफत जबकि ट्विटर पर इस फैसले का खैर मकदम कर दिया है। ऐसे में हुकूमती कारकर्दगी की बात करें तो आजकल किसी भी वजारत की अच्छी कारकर्दगी का दौरानिया एक वजीर की तब्दीली से दूसरे वजीर की आमद तक का है। IMF प्रोग्राम में अवामी मुफाद को मद्देनजर रखने का हफीज शेख साहब का दावा आज मौजूदा वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने मुस्तरद कर दिया है। क्या हुकूमत वक्त अवाम को महंगाई के चुंगल से आजाद करा पाएगी? इस सारी सूरत हाल में कोरोना केसेस के बढ़ने, अमवात में इजाफे के साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेजी से जारी है। क्या वफाकी हुकूमत मुल्क भर में रवां साल की आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगवाने का हदफ पूरा कर लेगी? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का पहला सवाल है मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का NA 249 में दोबारा गिनती का फैसला। क्या इलेक्शन कमीशन का यह फैसला दुरुस्त है? आज का दूसरा सवाल है वजीर खजाना शौकत तरीन का IMF से मुआहदे पर नजर सानी का इंदिया। क्या हुकूमत के लिए यह मुमकिन है? हमारा आज का तीसरा सवाल है पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक ही दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन का अमल को और तेज करने के लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब वक्त देने के लिए। सर, 6 तारीख को जो भी रिकाउंटिंग का फैसला सामने आए, कतई नजर इस बात के आज के ECP के फैसले से मुतमईन है आप? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने दिया है ये रिटर्निंग ऑफिसर को मौके पे ही कर देना चाहिए था, क्योंकि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 95
सब रूल 5 है, वो वाज़े तौर पे रिटर्निंग ऑफिसर को कहता है कि कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट से पहले अगर जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के वोटों में 5% से कम फर्क हो और वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे तो वो उसका हक है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने, मैं समझता हूँ कि उन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारी रिकाउंटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद की, जिसके बाद हमें इलेक्शन कमीशन आना पड़ा। और ये चूंकि एक कानून है कि अगर 5% लेस आपका फ़र्क हो तो आपको रिकाउंटिंग का हक मिलता है। और दूसरी बात ये कि आज हमें इसी दौरान समात जो रिकॉर्ड के शवाहिद मिले वो बड़े ही हैरान कुन भी हैं और बहुत ही परेशान कुन भी हैं। तकरीबन 167 फॉर्म 45 जो जमा कराए गए हैं उसमें पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं हैं, तो वो बगैर पोलिंग एजेंट्स की वेरिफिकेशन के जमा कराए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस इंतखाब के ऊपर लगाता है। इसी तरह तकरीबन 33 फॉर्म 45 हैं जो हमारे पास हैं और जो जमा कराए गए हैं उनके अंदर मटीरियल डिफरेंस है कि एक के ऊपर अगर अंगूठा लगा है तो दूसरे पे दस्तखत हैं, और एक पे दस्तखत है तो दूसरे को जो उसकी नकल दी गई है उस पे अंगूठा है और उस पे दस्तखत नहीं है। तो ये सारी जो बेकायदगियां हैं ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। ऐसे इकबाल साहब, ये जिन बेकायदगियों का आप जिक्र कर रहे हैं, गैर तस्दीक शुदा फॉर्म 45 या फिर दस्तखत और अंगूठे के निशान की तब्दीली, ये तहफ़्फ़ुज़ात तो रिकाउंटिंग में आपके दूर नहीं होंगे, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जी देखिए, इसको तो अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये सारे हकायक आ गए हैं, तो वो उसकी रोशनी में जायज़ा लें, और अगर तो कहीं कोई इसके अंदर रॉन्ग डूइंग है तो उसका भी वो फिर नोटिस ले सकते हैं। और अगर ये कोई इंतज़ामी लैप्स है तो ये भी एक बहुत संगीन इंतज़ामी लैप्स है, और ये तो सिर्फ एक हल्के का इलेक्शन था, आइंदा तो हमने पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करने हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा मसला इंतखाबी कवानीन का नहीं है जितना इन्फोर्समेंट का और इम्प्लीमेंटेशन का है, और इलेक्शन कमीशन को इस बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए कि हमारे मुल्क के जो रियासती इदारे हैं और जो हमारे मुल्क की हुकूमती इंतज़ामी मशीनरी है, इसको गैर जानिबदार रखने के लिए और इसकी किसी किस्म मुदाखलत को ख़त्म करने के लिए जो उसके पास इख्तियारात हैं वो उन्हें कैसे मौसर तौर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस वक्त भी जो हमारे कवानीन हैं वो इतने मौसर हैं और इतने ताकतवर हैं कि अगर उनको इन्फोर्स किया जाए और इलेक्शन कमीशन उन पे अमल दरामद यकीनी बनाए तो मैं नहीं समझता कि कोई इलेक्शन के अंदर सरकारी मुलाजिम को जुर्रत हो सकती है कि वो किसी किस्म की मुदाखलत करे। असल मसला यही मौक़िफ़ हुकूमत का भी है, वो भी ये चाहते हैं कि इस तरह से इंतखाबात हों कि नताइज तमाम जमातें तस्लीम करें और बदएतमादी ना हो। तो क्या आप हुकूमत की इस्लाहात की दावत को कबूल करने के लिए साथ बैठेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए उनके साथ? जी देखिए, जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात है हम उसके हक में हैं, हम तो 2018 से कह रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत पर एतमाद खो बैठे हैं कि हुकूमत किसी किस्म की मीनिंगफुल या सब्सटेंटिव एक्सरसाइज जो कि नॉन पार्टिजन मोड में हो कर सके। लिहाजा हमारी तजवीज़ ये है कि हुकूमत अगर वाकई ही संजीदा है तो वो अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द करे। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को दावत दे, स्टेक होल्डर्स हैं हम सब उनके, और वहाँ पर एक नेशनल कंसेंसस के साथ पैकेज पर इत्तफाक किया जाए, और जो इस्लाहात पर इत्तफाक होगा उसके लिए जो भी कानून साजी दरकार होगी वो हम पार्लियामेंट के जरिए कर सकते हैं। साहब, पहला स्टेप पार्लियामेंट का नहीं हो सकता इत्तफाक राय के लिए? पार्लियामेंट में हुकूमत अगर इन तजावीज़ को लेकर आए और वहाँ पर आप बैठें और फिर इत्तफाक राय हो इन तमाम इस्लाहात पर? देखिए, होना तो पार्लियामेंट के अंदर ही चाहिए था। हमने 2017 में तमाम जमातों के साथ मिलकर पार्लियामेंट के जरिए एक मुत्तफ़िका पैकेज मंजूर किया था, लेकिन आपने देखा है कि हुकूमत ने पिछले 3 सालों में किस तरह पार्लियामेंट को बेवकत किया है, डिसफंक्शनल कर दिया है, और वहाँ पे किस तरह पॉइंट स्कोरिंग की है। हत्ता ये कि फैटफ के अंदर जहाँ हमने कौमी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हुकूमत के साथ ताउन भी किया, जब हमने हुकूमत के उन कवानीन की मुखालफत की जो वो फैटफ के आड़ में मुल्क में एक फैशिस्ट हुकूमत बनाने के लिए लाना चाहते थे, 90 दिन किसी सहाफ़ी को, सियासतदान को वो जेल में डाल सकें, तो उसके ऊपर हुकूमत ने पॉइंट स्कोरिंग की और कहा जी ये तो NRO मांगते हैं, ये तो नैब को ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि हम ना हुकूमत से कोई नैब के रायत मांगते हैं, ना हमने कोई उनसे मुकदमा वापस लाने की बात की। हम तो कहते हैं कि जितने मुकदमे हैं चलाएं और हम उनका सामना करेंगे।
लेकिन हुकूमत ने ये साबित किया है कि वो एक नॉन पार्टिजन मोड में किसी किस्म के कंसेंसस बिल्डिंग की सलाहियत नहीं रखती। इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या दीगर अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी भी क्या हुकूमत से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ कोई बात भी ना करे, हुकूमत अपोजिशन की तारीफ भी करे, उनको साथ लेकर भी चले? जबकि सियासत में अपोजिशन तो चलती है, इल्ज़ामात की सियासत माजी में होती रही है, तो हुकूमत क्या ऐसा करे कि आप पार्लियामेंट में आकर बैठें? साथ देखिए, हम जब हुकूमत में थे हमारे खिलाफ ये कंटेनर्स पे खड़े थे, रोज़ाना गाली गलोच करते थे। हमने सबको मिलाकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया कि नहीं बनाया? हमने सबको साथ मिलाकर CPAC के ऊपर इत्तफाक राय किया या नहीं किया? हमने सबको साथ लेकर जो दीगर अहम कौमी मामलात पर उस पर इत्तफाक राय किया या नहीं किया? मुल्क का तवानाई का बहरान हल किया या नहीं किया? एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की सलाहियत इस हुकूमत में नहीं है। ये तो सिर्फ नफरत और इंतकाम पे चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर दोहराऊंगा कि हम किसी किस्म की इलेक्टोरल रिफॉर्म को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत का एक अपना मखसूस एजेंडा है, ये उस पर सियासत करना चाहती है। अगर उसके पास कोई तजावीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे। हर इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक इसी तरह बनाता है कि तब सब सियासी जमातों को वो दावत देता है और एक कौमी इत्तफाक राय से कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाता है। तो उसी तरह अब भी हम इलेक्शन कमीशन के जरिए एक मुत्तफिका इस्लाहाती पैकेज पर इत्तफाक कर सकते हैं, जिसको पार्लियामेंट ये बात तो खुशाइंद है, ये बात खुशाइंद है कि आपकी जमात भी और पीपल्स पार्टी भी या दीगर अपोजिशन जमातें भी तैयार हैं या कम से कम तस्लीम करती हैं कि इस्लाहात की ज़रूरत है। अब आज हुकूमती वज़रा की जानिब से भी फवाद चौधरी साहब ने, अली जैदी साहब ने भी ये कहा कि जो NA 249 है वहाँ पर वोट मुस्लिम लीग नून का था। कम से कम कुछ उनके बयानात ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें तलखी या इल्ज़ामात की रवायती सियासत नज़र नहीं आ रही। क्या आप समझते हैं कि रास्ता हमवार हो रहा है इस्लाहात के लिए ताकि अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठे? देखिए, इस हुकूमत से हमने 3 साल का तजुर्बा देख लिया है और हमें इनसे ना कोई उम्मीद है और ना इनकी कोई इस्लाह हो सकती है। जब भी इनकी दुम पर पैर आता है ये बहुत ही ताबेदार बन के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन चेंबर के अंदर हाथ बांध के खड़े होते हैं और जो ही इनसे दबाव ख़त्म होता है तो ये अपने छुरियाँ चाकू लेकर हमलावर हो जाते हैं। तो इसलिए इस हुकूमत के ऊपर अब अपोजिशन का मेरा ख्याल है किसी जमात का कोई फेथ नहीं रह गया। बात सब इस्लाहात की बात तो PTI तब से कर रही है जब से वो इक़्तिदार में है, बल्कि जब से आपकी हुकूमत थी तब से इस्लाहात की बात PTI कर रही थी। देखिए, इस्लाहात जो है ना ये तो हमने 2017 में की थी। इसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद हमने अपोजिशन से ये मसला उठाया था कि हमें जो शिकायत हुई हैं 2018 में धांधली की, उनके इजाले के लिए कमेटी बनाई जाए और उससे हम इस्लाहात करें। तो 3 साल तक हुकूमत ने उस कमेटी को मुर्दा खाने में रखा, उसका कोई इजलास नहीं किया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। अब यकायक ये 8 ज़िमनी इलेक्शन लगातार हारे हैं। अब इनको ये फिक्र हो गई है कि अगर हमने कोई चोर दरवाज़ा इलेक्ट्रॉनिक धांधली का ना खोला तो हमारा तो अगले इलेक्शन में बुरा हाल हो जाएगा, हमारी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसे इकबाल साहब, आप समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, फिर वोटिंग अमले का उस हल्के से ना होना, ये जो तजावीज़ वो पेश कर रहे हैं ये उनकी बदनीयती पर मबनी है और वो आइंदा इलेक्शन मैनेज करना चाहते हैं? असल में देखिए ना, बाकी तजावीज़ तो पैकिंग है। जब भी आपने कोई अपना मसाला बेचना होता है तो उसको आप ज़रा खुशनुमा पैकिंग करते हैं। चंद एक उन्होंने गैर मुतनाज़ा चीज़ों का पैकेज बनाया, लेकिन कोर में ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनके लिए हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे नहीं हैं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, MIT, दुनिया के कंप्यूटर साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एंड सोसाइटी के सरबराह, पूरी दुनिया का एक तजुर्बा है। आयरलैंड ने कैंसिल कर दिया, फिनलैंड ने नाफिज करके ख़त्म कर दिया, जर्मनी ने ख़त्म कर दिया। पूरी जो डेवलप्ड दुनिया है जिसके पास हमसे ज़्यादा वसाइल हैं, टेक्नोलॉजी की समझ हमसे ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आज भी महफूज नहीं समझती और वो समझती है कि पेपर बैलेट ही सबसे महफूज बैलेटिंग का तरीका है। लेकिन ऐसा इकबाल साहब, इस सब कुछ के बावजूद पायलट प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के। ब्राजील अपना पूरा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे करा रहा है, इंडिया में चल रहा है, अमेरिका की कुछ स्टेट्स में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक्सेप्टेंस तो है ना कि टेक्नोलॉजी का दौर है तो एक स्टेप आगे जाना है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। जिन ममालिक में इसको टेस्ट किया जा रहा है वहां पर रियासत गैर जानिबदार है।
आप मुझे बताइए कि हमारे मुल्क का तो एक मखसूस पस मंज़र है। आपने कभी सुना है कि इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर उनकी इंटेलिजेंस की जो इदारा है वो उनकी पार्टीज को तोड़े, वो उनके उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील कराए, वो किसी एक पार्टी के खिलाफ आरटीएस सिस्टम को बिठा दे? ये हमारा एक मखसूस पस मंजर है जहाँ पे रियासत गैर जानिबदार नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स किसकी कस्टडी में होंगी? ये रियासत की कस्टडी में होंगी ना। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं जानता हूं कि अगर आप किसी एक मशीन में चिप लगा दें या उसके प्रोग्राम को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दें, जौन सा मर्जी नतीजा हासिल कर लें। एहसन इकबाल साहब, आपकी इस गुफ्तगू से और डेफिनेटली जी अगर मुल्क के अंदर मिसाल के तौर पे 5 लाख आपने मशीनें लगाई हैं, उनमें से आपको 10-15 हज़ार मशीनों को टेम्पर करना है, उसके बाद अपनी मर्जी के नताइज ले लेने हैं। अब उन 10-15 हज़ार मशीनों की या 5 लाख मशीनों की कौन सर्टिफिकेशन करेगा? तो एहसन इकबाल साहब, एक तो पेपर बैलेटिंग में भी यही इल्जाम आज तक रियासत की या रियासती इदारों की जानिबदारी का लगता है, और दूसरी जानिब जब आप ये कह रहे हैं कि रियासती इदारों ने अपनी तहवील में लेकर मैनेज करना या मनूवर करना है, तो NA 249 के रिकॉर्ड को मिफ्ता इस्माइल साहब यही कहते हैं कि रियासती इदारे अपनी तहवील में रखें। तो आप एक जानिब तो भरोसा करते हैं रियासती इदारों पर, एक जानिब आप उन पर शक करते हैं। देखिए ना, अभी मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल का यही फ़र्क है कि अगर किसी जगह रियासती इदारे मुदाखलत भी करें या इंतज़ामी इदारे करें, तो आपके पास अगर पेपर रिकॉर्ड है आप उससे हकायक जान सकते हैं। अभी डस्का के अंदर हुआ, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, रिकॉर्ड टैंपर करने की कोशिश की गई, उसे पकड़ा गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसका जो भी रिकॉर्ड है वो सर्किट के अंदर जाके महफूज होगा, और अगर सर्किट में आपने टैंपर किया हुआ है कि जहाँ पे उसने स्टोर होना है, तो वो उसी टैंपर्ड शुदा अक्स को प्रिंट आउट करके निकाल के दे देगा। तो ये मसाइल हमारे लिए ज़्यादा पेचीदा इसलिए हैं कि यहाँ पर जो ताकतवर इदारे हैं उनकी गैर जानिबदारी पर लोगों को एतमाद नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये अलमिया हमारी रियासत का है और हमारे रियासती इदारों का फर्ज है। आखिर में ये बताइएगा कि दूर करें ये जो बदएतमादी की फजा है और इल्जाम तराशी है दोनों जानिब से चल रही है और लग नहीं रहा कि इसका सिलसिला खत्म होगा, लेकिन अगर हुकूमत ईद के बाद आपको दोबारा दावत देती है इस्लाहात की, आप बैठेंगे उनके साथ ताकि कुछ ना कुछ हल तो निकले मसले का? देखिए, हुकूमत अगर संजीदा है, मैंने पहले आपसे कहा कि अगर वो वाकई मुखलिस है और वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, तो वो इलेक्शन कमीशन को, जो कि सरकारी तौर पे, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का जिम्मेदार इदारा है, उसको अपनी तजावीज़ दे। हम भी वहाँ जाके बैठने के लिए तैयार हैं, और हम इलेक्शन कमीशन की छतरी के नीचे तमाम जमातें बैठकर एक कौमी मुत्तफ़िका इलेक्टोरल पैकेज पर इत्तफाक कर सकती हैं। इस पर तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। अब इसी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का NA 249 से उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले को आप और आपकी जमात तस्लीम करती है? बहुत शुक्रिया। तस्लीम कोई कानूनी पॉइंट तो नहीं था, और जब बार बार से सवाल किया गया था मुस्लिम लीग नून के वकील से कि आपके पास क्या सबूत है, तो वो सबूत देने में नाकाम रहा। और फिर उसके अलावा बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ने सवाल किए कि आपने कोई दरख्वास्त दी, दिन भर कोई दरख्वास्त नहीं दी है। दरख्वास्त रात को 2:30 बजे दिए, उस वक्त दिए है जब तमाम रिज़ल्ट उनके पास आ चुके थे और वो हार चुके थे, उसके बाद दिए। तो आप मुझे बताओ, रात 2:30 बजे दरख्वास्त देने का क्या तुक बनता है कि हारने के बाद आप फिर उसके बाद आपने डस्का की तरह उसको बनाने की कोशिश की है, आपने हर तरह से मशीनरी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और आपने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनने की। तो अभी ज़रा ज़्यादा दूर नहीं जाए, 6 तारीख नज़ीर है, इंशाअल्लाह आपको रिसवाई और जो है ना वो के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कादिर मंदोखेल साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने एक जानिब इस फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन आज सुबह दूसरी जानिब आपके वकील ने इसकी मुखालफत फिर क्यों की है? देखिए, पार्टी का मौक़िफ़ तो पार्टी का तर्जुमान देंगे या बिलावल साहब देंगे, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन प्रेशर में आके इसने फैसला दिया, और प्रेशर में क्योंकि इतना मीडिया हाइप क्रिएट किया था मुस्लिम लीग नून, क्योंकि खिलाड़ी है इस मामले में, तो उन्होंने इतने हाइप क्रिएट किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेशर में, अदरवाइज़ मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ,
उनके पास दलाइल कुछ नहीं था। यहाँ तक पूछा कि जो आरओ का डिसीजन था उसके तहत लिखा हुआ था कि इनके पास जो है ना वो कोई दलाइल, उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो जब सबूत ना होने के बाद और बार बार वो कर रही थी, वो मगरब मशरक़ पे चलांगे मारा था। तो जब बेंच कमीशन ने उनसे सवाल किया कि आपका पॉइंट 1 है या उससे ज़्यादा है, तो ये कहा कि ये हमारा पॉइंट है, उसके बाद हम दरख्वास्त दाखिल करेंगे हाई कोर्ट, यानी 2023 तक उन्हें करना है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं और इस बात पे अपने दिल पे पत्थर रख के तस्लीम यूँ करते हैं कि बनता नहीं था जो रिलीफ दिया गया, कोई बात नहीं है, हम फेस करने के लिए तैयार है, हम री इलेक्शन के लिए तैयार है, हम रिकाउंटिंग के लिए तैयार है, हम हर चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन इनका चेहरा इंशाल्लाह आपके सामने 6 तारीख को सामने आ जाएगा। कादिर मंदोखिल साहब, ये बताइएगा कि अगर दोबारा गिनती में नताइज तब्दील हो जाते हैं तो क्या फिर आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे या फिर पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी? तब आप अगर मगर की बात एक तरफ रखें, इन झूठों को ये कह दें कि आपने पूरे दिन में आपने कोई कंप्लेंट दाखिल की है, फॉर्म 45 आपके सामने आ चुका है, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक गवर्नर चपड़ासी के कमरे में उस काउंटिंग वाले दरवाजे के सामने बैठे हुए थे और कल भी मैंने एक शो में साबित की। आप मुझे बताएं कि ये साबिक वज़ीर आज़म तो नहीं कहता हूँ कि इसको तो मुलाजिम आला कहता हूँ, तो ये मुलाजिम आला जिस तरह उनके साथ एक प्यून की तरफ चल रहा था और जिसे पूरा रात उन्हें वॉच किए, जब 2:30 बजे वो इलेक्शन हार चुके थे तो उसके बाद इल्ज़ामात लगाने चाहिए और फिर उसके बाद जब ये कह रहे कि नतीजा 4 बजे भी झूठ बोल रहा है, इस वजह से झूठ बोल रहे हैं, नतीजा जो है ना ये 9-10 बजे से पहले आ चुका था। कादिर मंदोखिल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को तो कहना है कि उन्हें तो तस्दीक शुदा फॉर्म 45 नहीं मिले, ये एतराज़ तो वो उस दिन से कर रहे हैं। मिले तो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये शायद खाकाना वासी भी झूठ बोल रहे हैं, मोहम्मद जुबैर भी झूठ रहे, मुफ्ता तो है झूठों का आजी। बात ये सब झूठ इस वजह से बोल रहे थे कि जब मुझ समय तमाम कैंडिडेट को फॉर्म 45 किस वक्त मिलते हैं, पोलिंग बंद हो गया 5 बजे। आप ये बताओ कि हर पोलिंग स्टेशन में 50-60 इस तरह को वोट डालेंगे, क्यों रमज़ान और कोरोना की वजह से और फिर शदीद गर्मी की वजह से कास्टिंग नहीं थी, तो ये 2-3 घंटे के अंदर रिजल्ट सबको फॉर्म 45 पकड़ा दिए। अब जब वो झूठ बोलने के माहिर है तो इस वजह से उन्हें इनकार किया। फिर इसके बाद जब मीडिया के सामने आपके भी टीवी चैनल मौजूद होगा, मुझे जब पता चला, मुझे पार्टी के साथियों ने बता दी कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, फॉर्म 45 का ये कंपाइल कर रहा था, तो मुझे पता चला साबिक वज़ीर आज़म और साबिक गवर्नर जो है इलेक्शन कमीशन और आरओ के दफ्तर में, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर तकरीबन कोई 11 बजे के लगभग 11 और 12 के बीच में टाइम था। जब मैं पहुंचा हूँ तो वहाँ सैकड़ों के तादाद में JUI के, ANP के और मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे और वहाँ बड़ी तादाद में पुलिस है, उनको बाहर निकाल दिए। मैं जब चला गया तो पियून वाले कुर्सी में दोनों काउंटिंग रूम के सामने बैठे हुए थे। ये मैं बात करूँ, कल की भी नदीम मलिक के शो में मैंने उसको मुँह पर बोला कि ये सामने चपड़ासी वाले कमरे में कुर्सी में बैठा हुआ तो वॉच कर रहा था। अब जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आपका रिजल्ट क्या, उनकी शक्लें बता रही थी कि वो हारे हुए थे। जब मुझसे मीडिया ने पूछा, मैंने कहा मैं तो जीता हूँ, इस वजह से कि मेरे सामने फॉर्म 45 पड़े हुए थे और मैंने कैलकुलेशन कर दिए कि मैं जीता हूँ। और दूसरी बात, जब शाज़ी खानज़ादा ने मुझे शो में लिया है तो उस वक्त भी मैंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर, TLP दूसरे नंबर पर, और तकरीबन 235 पोलिंग स्टेशन में मेरा 1700 की लीड थी। लेकिन उसके बाद तो मैं समझ रहा हूँ मेरी लीड कम हो गई, 683 मेरी कम हो गई लीड। लेकिन अब ये उन्होंने कहा नहीं जी ये हुआ वो हुआ, इसको मतनाज़ है। एक कंप्लेन नहीं है बल्कि PSB और MKM ने बदमाशी की, हमने उसकी कंप्लेन दाखिल की है। इनके तो पूरे दिन में एक कंप्लेन मिली थी, 5 बजे तक बड़े स्मूथली, अल्लाह का शुक्र है। कादिर मंदोखिल साहब, ये बताइएगा कि फिर आपको भी, पीपल्स पार्टी को भी आरओज़ पर एतराज़ात है, क्योंकि सैयद गनी साहब ने भी जिक्र किया था एतराज़ात का। देखिए आरओज़ के ऊपर हमारा एतराज़ ये है कि जब ये फॉर्म 47 का उन्होंने अनाउंस कर दिया और हमें रिजल्ट दे दिया, उसके बाद जो कंसोलिडेशन वाला जो प्रोसेस है उसने डिले किया। उसको इस तरह डिले करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो स्टे ऑर्डर की इंतज़ार कर रहे थे? क्या उनको ऊपर से हिदायत आ गई कि आप उसको करें ताकि स्टे ऑर्डर मिले? तो उसको फौरी तौर पे कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा एतराज़ है। बाकी पूरे दिन स्मूथ हुआ, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, ऑब्जेक्शन हमने की है जहाँ MKM और PSB ने बदमाशी की, मुस्तफ़ा कमाल ने गुंडागर्दी की हद की, वो सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड पे लाया है। 2 दिन पहले हमारे 3 कारकुनों को ज़ुदकोट किए, पसलियाँ तोड़ दी, सर पाड़ा। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खानी जो हमारे दफ्तर के सामने बैठ गए और मीडिया को ला। ये बताइएगा कि हल्के में जो सर्वेस किए गए थे उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली 4 जमातों में भी नहीं थी, लेकिन जब नताइज सामने आए तो फिर आप जीत गए। ये सवाल किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत पर। मुझे बताओ, मैं सर्वे के उन खुशामदियों के, उन लिफाफा वाली सर्वे के मैं कैसे यकीन करूंगा? और वो सर्वे वाले ज़रा पूछो कि आपने ज़िया कॉलोनी पता है आपको गलियों का, आपको इतिहाद टाउन का पता है? बैठे बैठे ये जो तजिया नगार बैठे हुए थे और वो जो TV के ऊपर ये तजिया देते हैं, और तजिया देने के बाद क्या हुआ? मैं जीता हूँ ना, फॉर्म 45 पड़ा हुआ है।
तो क्या हुआ? ये सब सारी चीज़ें जो ना वो एक फ्रॉड था, सब चीज़ों जो एक पीपल्स पार्टी की मीडिया पहले से खिलाफ थी। और ये साहब 2018 में जब वोटिंग टर्नआउट 39.58% था तो आपके 7,236 वोट थे। अब बाई इलेक्शन में वोट टर्नआउट कम होकर 21% हुआ तो आपके वोट बढ़ गए 16,156 हो गए। तो हल्के में पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या काम किया जो आपके मुताबिक लोगों ने फिर आपको वोट दिया? सबसे पहली बात यह कि कोरोना के दिनों में जहां मौत और ज़िंदगी को बरसाने, तब मैं सारी रात मौजूद था। और मैं आपसे तो झूठ बोल सकता हूं, मगर मेरे सोशल मीडिया इस चीज़ का गवाह है। मैं बैकडेट में कुछ चीज़ फीड नहीं कर सकता हूं। मेरे 2.5 साल की तारीख में मैंने 2 अस्पताल बनाए, 2 अरब रुपए की तरक्याती काम अलग से कहा है। मेन बल्दिया रोड मैंने बनाया 1.5 अरब की लागत से। और क्योंकि मैं खुद कानून की तालिब इल्म हूँ तो मैं एक वेलफेयर अदारा चला और फ्री लीगल एड में दे रहा था। मैंने आदि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी में शमूलियत कराए। और जब नून लीग ANP ने और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत की तो नीचे की तंजीम में बगावत कर दी। मैं लफ्ज़ बगावत इस्तेमाल करूँ, मैं आपको नाम बता सकता हूँ कि उन लोगों ने कुछ शमूलियत के इख्तियार है, कुछ ना कर नहीं, आपके अलावा पीपल्स पार्टी के अलावा काम नहीं करते। तो ग्राउंड रियलिटी तो हमें पता था सारा, लेकिन हमें जो ज़्यादा खतरा था वो TLP से था, हमें नून लीग से था नहीं। PTI तो हम समझ ही दे रहे थे किसी खाते में, क्योंकि PTI का जो उम्मीदवार है उसने खुद MNA MP के खिलाफ जो है वो करप्शन की इंक्वायरी बिठाई। फिर उसने जो MP है, उनका अकलौता MP है, उसने रिज़ाइन किए है, मलिक शहजाद अवान ने। तो PTI तो हमारे किसी खाते में नहीं। तो जो सवाल आप कर है कि मैं 15 दिन के कैंपेन में मैं 6ठे नंबर पे था, तो PTI के वजीर होने के बावजूद वो 5वें नंबर पे कैसे चलेगी, ये भी एक सवाल निशान है। और फिर नून लीग का तो वहाँ कोई कक नहीं, शहबाज शरीफ पलट के वापस नहीं आया। और फिर ये जो मुफ्ती इस्माइल वो चॉकलेट बांट रहा था, वो उसको पता ही नहीं है इलाके में गरीब आबादी है, इंतहाई पसमानदा आबादी है, वहाँ खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और ये चॉकलेट बांट रहा था। और फिर वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके और लोगों की, ये दूसरा फैसल वार्ड आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्राउंड पे काम किया। हाँ, हमारी पब्लिसिटी नहीं थी, हमारी पब्लिसिटी नहीं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन से लेके और अभी तक सिर्फ ग्राउंड में मैं वाहिद हारवाया हुआ कैंडिडेट मैं मौजूद था। दूसरा है फैसल वाडा को मैंने भगाया, ये भी आपका रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये लोगों को पता है। मैंने फैसल वाडा की जान छुड़ाई आवाम से। मैंने 2 साल 9 महीने जो है ना मैंने इलेक्शन कमीशन और अदालतों की चक्कर लगाए। मगर आखिर में दोबारा जरा बता दीजिएगा कि अगर रिकाउंटिंग में आपकी जीत हार में बदल गई तो क्या आप और आपकी जमात उस फैसले को तस्लीम कर लेगी? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैं पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। 100 वोट ऊपर हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं, उससे आगे कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी पता है। ये हम हकूक़ की जन्नत में रहते हैं, ये इस तरह समझ रहे। शहबाज शरीफ ने लिया 35,000 लगभग वोट, 10,000 जो है ना वो MMA के वोट थे, ये हो गए 45,000, 4-5 हज़ार NP के, ये 50,000 वोट लेके जेन में थे। तो 50,000 से ये 15,000 पे कैसे आ गए? और फिर उसके बाद PSB की 1200 वोट थे, PSB 9,000 पे कैसे चले गए? TLP 23,000 से वो 11,000 पे कैसे गई? ये कैलकुलेशन आपके सामने। आप पीपल्स पार्टी पे खाली इतराज़ क्यों कर रहे हो? मैंने तो साबित करी है कि मैं PhD मीडिया ले हूँ, पाकिस्तान का पहला इंसानी हकूक़ का अवार्ड आता हूँ, मैं समाजी कारकुन, मैंने दिन रात काम किया, हल्के में काम किया, और मेरी सूबाई हुकूमत ने। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने IMF डील पर, IMF प्रोग्राम पर नज़र सानी का इंदिया दे दिया है। इस खबर के साथ जुड़े दीगर मौशी उमूर भी हैं। पाकिस्तान के मौशी मामलात और महंगाई के तदारुक के हवाले से हुकूमती पॉलिसीज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हफीज़ शेख साहब ये कह रहे थे कि IMF प्रोग्राम में जब हम जा रहे हैं तो हम अवामी मफाद को मद्देनजर रखेंगे। अब शौकत तरीन साहब ने उनके दावे को मुस्तरद कर दिया है और नजर सानी का इंदिया दे दिया है। क्या वजह है कि हम दावा तो अवामी मफाद का करते हैं, लेकिन IMF प्रोग्राम में जाने के बाद बोझ अवाम पर ही पड़ जाता है? लेकिन बात यह है कि ये दोनों जो थे ओपनिंग बैट्समैन, एक गवर्नर स्टेट बैंक और दूसरे हफीज शेख साहब, ये बार बार मैं आपके चैनल से भी मैं कहता रहा हूँ, इसके अलावा मालिक साहब के प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ उतना ही बात बताते हैं जिससे कि प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने
बिल्कुल एक तरफ लगा दिया करंट अकाउंट पे। पूरी कैबिनेट करंट अकाउंट करती रही और मैं बार बार समझाता रहा कि देखिए जिस तरीके से करंट अकाउंट के डेफिसिट को ठीक किया गया है, इसने 10 मसाइल और जन्म दे दिए हैं। और वो 10 मसाइल में सबसे जो बड़ा मसला था वो है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चोक हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी चोक हो गई, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ कम स्लो हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई और फिर उसी में आ गया पैंडेमिक जिसने इनइक्वालिटीज को भी बढ़ा दिया। तो ये सारे वो मसाइल हैं जो अवाम को हिट करते हैं। फिर साथ साथ महंगाई भी आ गई और महंगाई इसलिए आई कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है वो सप्लाई साइड से महंगाई होती है और दूसरे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये जो गैस की प्राइसेस और बिजली की कीमतें हम बढ़ाते हैं, ये महंगाई क्रिएट करती है। तो ये इन्फ्लेशन तो हम गवर्नमेंट खुद ही क्रिएट कर रही थी। एक तो गवर्नमेंट खुद क्रिएट कर रही थी बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा कर, उसके रेट भी देखें, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा रेट में ये कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। डॉक्टर साहब, टैरिफ बढ़ाने से और महंगाई ज्यादा होना और बिजली चोरी में इजाफा, इस बात का तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आज इतराफ किया है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को अब एहसास हो गया है कि अभी तक हमारी मौशी सम दुरुस्त नहीं थी और क्या 2.5 साल बाद अब इसमें कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी पोजीशन को विंडिकेट किया। शायद प्राइम मिनिस्टर अगर 1 साल पहले जब मैंने आर्टिकल लिखा था हु डैमेज द इकोनॉमी और मैंने कहा था कि ये 2 पॉलिसीज ने एक इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ाया है और जो एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट किया, इसने $40 बिलियन का कॉस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे चढ़ा दिया। तो सब लोगों ने कहा ये तो पीटीआई का बड़ा मुखालिफ आदमी है। आज वही बात शौकत तरीन साहब उससे ज्यादा सख्त लहजे में कह रहे हैं, तो वो ठीक है। सब अब बाकी वज़रा भी कहने लगे हाँ ठीक है, हमें दोबारा निगोशिएट करना चाहिए। शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल सही एनालाइज किया है कि क्या करना चाहिए और आई एम श्योर के जो उनका ये व्यू है कि हमने रीनिगोशिएट करना है, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है, बिल्कुल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यानी आप शौकत तरीन साहब के बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के फैसले को दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि पहले असद उमर साहब से उम्मीदें वाबस्ता की गई, फिर हफीज शेख साहब से, फिर हमाद अजहर साहब से। तो शौकत तरीन साहब में ऐसी कौन सी खूबी वज़ीर आज़म साहब को नजर आई जो उन्हें फिर इस पोस्ट के लिए चुना गया? उसने वही बातें की है जो एक मैं कह रहा था, और जो मैं कह रहा था वो सही कह रहा था। शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल सही एनालिसिस करके प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये आपके लोगों ने आपको मिसगाइड किया है और ठीक से ये आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोगों को नौकरियां मिले, उनके इनकम में इजाफा हो। ये जो 2 थे गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख, इन्होंने डरा के ओहो अगर हम IMF में नहीं गए तबाही हो जाएगी, ना निकले सर, अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये तबाही हो जाएगी, सबों को डरा के रखा हुआ था। तो डॉक्टर साहब, अब हम किस मकाम पर मौजूद हैं मौशी तरक्की को लेकर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो लगातार कह रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है, लेकिन रियलिटी क्या है? आने वाले वक्त में महंगाई और जो मौशी परेशानियां हैं उनमें किसी हद तक कमी होगी? देखिए, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। जो शौकत तरीन साहब ने कहा ना कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, मैंने कभी इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन बात यही है। बात है रुसवाई की, लेकिन है यही। अब इसको सही करने का वक्त है। अब सही कैसे किया जाएगा वो शौकत तरीन साहब भी एक तो निगोशिएट करें IMF से। अगर IMF के प्रोग्राम में रहना है तो हमें निगोशिएट करना पड़ेगा, रीनिगोशिएट। दूसरी चीज यह है कि इंटरेस्ट रेट की तरफ नजर रखें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ने ना दें इस वक्त, क्योंकि स्टेट बैंक का गवर्नर साहब इनको तो चला जाना चाहिए। मेरे नजदीक ये है कि ये जहां से आए हैं इनको वापस चला जाना चाहिए। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, शराफत है, तो ये चले जाएं। लेकिन उनकी अचीवमेंट्स को तो बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है, इवन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी जो रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं और जो दीगर कर्जों की मद में भी रिलीफ दे रहे हैं, उनको तो काफी सराहा जा रहा है। उसने डैमेज करने के बाद जब उसको एहसास हुआ कि मुझे निकाला जाएगा, तो ये फिर उस किस्म के होते हैं ना जो जिससे पब्लिसिटी ज्यादा मिले हुकूमत को, वो काम उस पर लग गए हैं। ये सियासत कर रहे हैं। ये अब गवर्नर नहीं रहे, गवर्नरी उन्होंने पहले दिखाई थी पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करके। तो ये शौकत साहब के साथ नहीं चल सकते हैं। इनका और उनका दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है। इसलिए मैं कहता हूं
कि उसको चला जाना चाहिए, जहाँ से आया है, जिस जगह से आया है वहाँ चले जाएं, इज्जत से चले जाएं। तो अब शौकत साहब जो है इन्होंने सही ये किया है और उनको चाहिए कि इंटरेस्ट रेट पे नजर रखें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ने न दें, क्योंकि हमें इकोनॉमी को रिवाइव करनी है। दूसरी चीज ये है कि जरा इंपोर्ट के, जब आप इंटरेस्ट रेट को कम रखेंगे, इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। तो जो इंपोर्ट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ये जिससे इंडस्ट्री चल पड़े, वो तो ठीक है, उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन वो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट 8-10 के करीब है, उसको बहुत सख्ती से, इसलिए मैं कहता हूं कि इनको अग्रेसिव बट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और माशी सूरत हाल पर हमें अपनी माहिराना राय और तजिए से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दीगर इशूज़ पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन और सख्तियाँ बरतने की और SOPs पर अमल करने की हिदायत के किसी हद तक मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो रहे हैं। आज भी कोरोना वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट जो किसी दौर में किसी वक्त 10% तक पहुंच चुका था, किसी हद तक उसमें कमी दिखने में आ रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवामुन नास पर यह आयद होती है कि इस इन्फेक्टिविटी रेट की कमी के इस तसलसल को बरकरार रखा जाए और अपनी एहतियात को मलूज़ खातिर रखते हुए SOPs पर अमल दरामद करते हुए इस इन्फेक्टिविटी रेट की शरह को मजीद आने वाले दिनों में कम किया जाए। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन ड्राइव में भी उसकी रफ्तार में तेज़ी दिखने में आ रही है। आज के दिन भी 1.5 लाख अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाई गई है और ये इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन लगाने की तादाद को और रफ्तार को मजीद बढ़ाया जाएगा। अवाम से ये अपील और इल्तमास है कि वैक्सीन लगवाएं, एहतियात करें, कोरोना SOPs पर अमल करें ताकि अपने और अपने प्यारों की जान बचाई जा सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। कल दोबारा हाजिर होंगे पाकिस्तान के दीगर सवालात के साथ। अल्लाह ने के बाद।